हेलो एवरीवन, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में बीपीएससी टीआरई 4.0 बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 के लिए हम लोग हमारी जो विशेष श्रृंखला चला रहे हैं उसको एक कदम हम आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। पूरा लेक्चर ध्यान से देखिएगा ताकि आप लोगों से कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, डायरेक्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के एग्जाम के अंदर में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए जल्दी से हम लोग हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़े। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर ये पूरा का पूरा सेशन उन सभी बच्चों को समर्पित करना चाहूंगा जो नए साल के अंदर में जो है अपनी पढ़ाई को लेकर यहाँ डेडिकेटेड है, पढ़ाई कर रहे हैं। कल का भी लेक्चर जो है फ्रेंड्स, कल जो मैंने लेक्चर लिया था उसके 50,000 से भी ज्यादा, टू बी स्पेसिफिक 56,000 व्यूज हो चुके हैं। ठीक है, एक दिन के अंदर में आप लोगों ने, मतलब आप लोग इतना ज्यादा पढ़ रहे हो, इतना ज्यादा अच्छे से पढ़ रहे हो आप लोग, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने जितने भी बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, आप सभी लोगों को समर्पित, जहां भी शेयर कर सकते हो सेशन को शेयर कर देंगे फ्रेंड जल्दी जल्दी से। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा, जल्दी से बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका। देखिए, चांद की घाटी, वैली ऑफ मून किसे कहा जाता है ये आप लोगों को बताना था, वैली ऑफ द मून। ठीक है, चलिए पहले ही क्वेश्चन के ऊपर में 1,000 से भी ज्यादा बच्चे हमारे साथ में जुड़ चुके हैं फ्रेंड्स यहाँ पर में। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखिए, चांद की घाटी, वैली ऑफ द मून जो है फ्रेंड्स, ये कहा जाता है, ठीक है, आटाकामा डेजर्ट को। अब यहाँ पर में हम तो रुकेंगे नहीं, हम तो टीचिंग परीक्षा वाले हैं। ठीक है, आप सब और हम सब लोग मिलकर अपन टीचिंग परीक्षा वाले हैं। अब यहाँ रुक गए तो फिर बात ही क्या। अब बताओ, कालाहारी डेजर्ट जो है वो कौन से महाद्वीप के अंदर में है, गोबी मरुस्थल कौन से महाद्वीप में है, और आटाकामा मरुस्थल कौन से वाले महाद्वीप के अंदर में है। जल्दी जल्दी से, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अगर मैं कालाहारी डेजर्ट की बात करूं फ्रेंड्स, तो ये अफ्रीका महाद्वीप के अंदर में, टू बी स्पेसिफिक अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से के अंदर में है। ठीक है, गोबी मरुस्थल की बात करूं तो ये एशिया के अंदर में है, ये याद रखना है आप लोगों ने। एशिया में भी कहां पर में है, तो मंगोलिया प्लस चाइना में, मंगोलिया और चाइना के अंदर में है, ये याद रखना है, मंगोलिया प्लस चाइना के अंदर में। ये क्वेश्चन आ भी चुका है आप लोगों की बीपीएससी के एग्जाम के अंदर में कि गोबी मरुस्थल कहां पर में। आटाकामा मरुस्थल साउथ अमेरिका महाद्वीप के अंदर में, साउथ अमेरिका। ठीक है, ये याद रखना था आप लोगों ने। और यही आटाकामा डेजर्ट जो है, इसको वैली ऑफ द मून, चांद की घाटी कहा जाता है, वैली ऑफ द मून। ठीक है, आप लोगों को बता दूं फ्रेंड, ये जो आटाकामा डेजर्ट है ना, यहाँ पर बहुत कम बारिश होती है, ज्यादातर समय सूखा रहता है। तो ड्राइएस्ट प्लेस है आप लोगों का, ये याद रखना है आप लोगों ने। ड्राइएस्ट मतलब कि सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है, सबसे ज्यादा शुष्क। ठीक है, शुष्क का मतलब आपको समझता है ना कि जो सबसे ज्यादा सूखा है, सबसे शुष्क शुष्क मरुस्थल या ड्राइएस्ट डेजर्ट जो है आप लोगों का जो है, ये आप लोगों को मिलेगा आटाकामा डेजर्ट। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और मोजावे भी दिया हुआ है, चलिए ये भी बता दीजिए आप लोग, मोजावे डेजर्ट कौन से महाद्वीप के अंदर में है। ये दिया था, ये दिखाई नहीं आप लोगों को नीचे में, ये भी है करके। ठीक है, मोजावे, मोजावे भैया जो है आपने कहा पर में भाई। ठीक है, मोजावे अगर बात करेंगे आप लोगों का, तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर में है ये आपका, नॉर्थ अमेरिका के अंदर में, उत्तरी अमेरिका के अंदर में। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका के अंदर में, ये भी याद रख लीजिएगा आप सभी लोग। ओके, चलिए, तो ड्राइएस्ट डेजर्ट है, चिली के अंदर में मिलेगा आप लोगों को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारे, ताकि आप लोग जो है ज्यादा से ज्यादा इस तरीके के जो क्वेश्चंस है, ठीक है, उनको सॉल्व कर सके। मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं फ्रेंड्स आप लोगों के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। अब देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन की मदद से मैं आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ, इतनी सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ कि आप लोग जो है बहुत अच्छे से कर लेंगे यहाँ पर मैं क्लियर। सलमा परवीन जी बोल रहे हैं, यार जो नहीं जुड़ा टीचिंग परीक्षा से वो जुड़ जाओ भाई, क्योंकि लास्ट चांस है टीआरई 4.0। बिल्कुल सही कह रहे हैं सलमा जी। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि टीचिंग परीक्षा आप लोगों के सिलेक्शन के साथ में रैंक की भी गारंटी ले रहा है। सिलेक्शन प्लस रैंक मतलब टीचिंग परीक्षा है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रभाषा का दर्जा किसी को भी नहीं दिया गया है, तो नन ऑफ दी अबव आंसर होने वाला है आप लोगों का, नन ऑफ दी अबव। ठीक है, तो ई आंसर होगा आप लोगों का। क्यों ई आंसर होगा ये भी आप लोग समझ लीजिए यहाँ पर में। ठीक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है, ये एग्जाम के अंदर में आता है, काफी सारे बच्चे जो इसको स्किप कर देते हैं। ठीक है, ये आप लोगों की राष्ट्रभाषा नहीं है, आधिकारिक भाषा है। ठीक है, आधिकारिक भाषा। देखो, मैं आपको पूरा का पूरा समझाता हूं, हमारे भारत के अंदर में कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, आधिकारिक भाषा है। दो, आधिकारिक, ठीक है, आधिकारिक भाषा है। अब ध्यान से समझना कैसे, अगर आप लोग जानना चाहते हो तो मैं पूरा का पूरा आप लोगों को जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं समझा देता हूँ। ध्यान से समझिए आप लोग, क्या है पूरा का पूरा मामला। देखो, आर्टिकल नंबर 343 सब क्लॉज 1, आर्टिकल नंबर 343। ठीक है,
आर्टिकल नंबर 343 कहता है कि हमारे भारत की आधिकारिक भाषा क्या होंगी? आधिकारिक भाषा हिंदी होंगी, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज या आधिकारिक भाषा, आधिकारिक, आधिकारिक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, ये पॉइंट नहीं भूलना, चाहे क्वेश्चन भूल जाओ, ये वाला जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं इसको पूरा ध्यान से देखो, ये आप लोगों के लिए अभी सब कुछ है। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? आधिकारिक या ऑफिशियल लैंग्वेज जो है आप लोगों की फ्रेंड्स, ऑफिशियल लैंग्वेज ये है आप लोगों की हिंदी, ठीक है। हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट, देवनागरी, देवनागरी कौन सी वाली स्क्रिप्ट के अंदर में? देवनागरी, देवनागरी मतलब ये वाला जो आपका ये होता है ना, ठीक है, अ आ ई ई आप लोगों का जो है, ठीक है, देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर में इसको एक्सेप्ट किया गया है आर्टिकल नंबर 243 के तहत। 243(1) को अगर मैं पढ़ूं यहां पर मैं एक साथ, ठीक है, जस्ट अ सेकंड, ठीक है, 243(1) को अगर मैं पढ़ूं यहां पर मैं 243(1), 243 सब क्लॉज 1, इसमें बोला गया कि 15 साल तक, 15 ईयर्स तक, मतलब 1950 से लेकर 1965 तक, ठीक है, 1950 से 1965 तक हिंदी के साथ में इंग्लिश भी आधिकारिक भाषा रहेंगी, हिंदी के साथ में इंग्लिश भी। मतलब इंग्लिश को कितने साल के लिए आधिकारिक भाषा बनाया गया था भाइयों? इंग्लिश को कितने साल के लिए बनाया गया था? केवल और केवल 15 साल के लिए, ठीक है, केवल 15 साल के लिए, 1950 से 1965 तक की इंग्लिश जो है वो भी एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी। क्या रहेंगी? एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। ये क्वेश्चन DSSB के अंदर में आया था कि एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, DSSB PRT 2018 में। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि इफ पॉसिबल अगर आपको क्वेश्चन मिल जाए तो प्लीज लगा भी दीजिएगा। एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है भारत की? हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है। एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, सह आधिकारिक भाषा कौन सी है? वो है आप लोगों की इंग्लिश, ठीक है। 15 साल तक के लिए थी, लेकिन 1965 के अंदर में एक राष्ट्रपति ने जो है एक नोटिफिकेशन निकाला कि अगले आदेश तक इंग्लिश जो है वो कंटिन्यू करते रहेंगी, इंग्लिश विल कंटिन्यू अगले आदेश तक, जब तक नया आदेश नहीं निकाला जाता इंग्लिश भी आधिकारिक भाषा के रूप में जो है वो कंटिन्यू करेंगी। तो अतिरिक्त आधिकारिक भाषा के रूप में इंग्लिश कंटिन्यू करेंगी कब तक? जब तक कि नया वाला आदेश नहीं निकाला जाता। ये समझ में आया क्या? हाथ ऊपर करो जल्दी जल्दी से। और सभी लोग जितने भी बच्चे, अगर आपको लग रहा है कि भाई आपको काम की जानकारी दी, आपकी एग्जाम स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दिया है, ठीक है, तो सभी बच्चे सेशन को लाइक कर देंगे। 7 मिनट के अंदर में 2500 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर में जुड़ चुके हैं, ठीक है, केवल 7 मिनट के अंदर में। ये दिखा रहा है टीचिंग परीक्षा की क्वालिटी, ठीक है, टीचिंग परीक्षा के बच्चों का जो है सिलेक्शन और अपने पढ़ाई के प्रति जुनून, ठीक है। तो ये एक हुजूम लगा हुआ है आप लोगों का, एक यहाँ पर में सिलेक्शन लेने वाले बच्चों का, जो सिलेक्शन के साथ में रैंक लेने वाले बच्चे हैं ना, ये आप लोग हो। ये पूरी की पूरी जो भीड़ आपको दिख रही है, ये वो लोग हैं जो सिलेक्शन लेने वाले हैं, ये वो लोग हैं जो आगे बढ़ने वाले हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी लोगों को भी, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा समझ में आ गया आप लोगों का, ठीक है। चलिए आगे मैं आप लोगों को और भी जो है फ्रेंड्स क्वेश्चंस के माध्यम से मैं इसको समझाता रहूंगा। तो राष्ट्रभाषा नहीं है कोई भी, आधिकारिक भाषा है हिंदी। नेक्स्ट, संविधान सभा ने संविधान को अंगीकार किया था कौन से जो है इसमें? जल्दी बताइए आप लोग। सिलेक्शन मतलब टीचिंग परीक्षा, SNG बोल रहे हैं, बिल्कुल सिलेक्शन मतलब टीचिंग परीक्षा है। विक्रम कुमार जी बोल रहे जिन जिन को है शिक्षक बनने की इच्छा वो जुड़े साथ टीचिंग परीक्षा। क्या बात है, विक्रम कुमार जी ने भी एक राइम बना दिया है जी। संविधान सभा ने संविधान को अंगीकार किया, तो संविधान सभा ने संविधान को जो अंगीकार किया, अंगीकार का मतलब होता है अडॉप्ट करना, अपनाना, ठीक है, अपना लेना, ठीक है। तो अपना लिया, बनकर तैयार हो गया संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। इसी वजह से इसको हम लोग जो है फ्रेंड्स वो तारीख मानते हैं जिस दिन हमारा संविधान अपनाया गया था, अंगीकार किया गया था, ठीक है। लागू अगर कब किया गया था ये पूछा जाए तो लागू किया गया था आप लोगों का 1950 में, 26 जनवरी 1950 को लागू करने की डेट है। तो ये 2 पॉइंट है, प्लीज इसको याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। लागू कब किया गया, अपनाया कब किया गया है, इसको प्लीज थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। क्या इसके ऊपर में भी हम लोग यहाँ पर में कर दे एक इसका भी पूरा का पूरा पोस्टमार्टम, ठीक है। अगर चाहते हो तो मेरे यहाँ पर मैं समझाए तक 2000 प्लस लाइक्स हो जाने चाहिए, आप सभी लोग मिलकर अपना अपना योगदान दे देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा इसके बारे में भी पूरा बता देता हूँ, ठीक है। पूरा का पूरा ध्यान से समझिएगा आप लोग, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे रहा हूँ जो आप लोगों के काम की है, ध्यान से समझना आप लोग। देखिए फ्रेंड्स 1935 के अंदर में, 1935 के अंदर में तुम्हारे मामा के लड़के थे MN रॉय, ठीक है, MN रॉय। इन्होंने क्या किया, फर्स्ट टाइम जो है संविधान सभा बनाने का, फर्स्ट टाइम, ठीक है, किसी ने ये दिया था फर्स्ट टाइम संविधान सभा बनाने का सुझाव दिया था, संविधान सभा, कि भाई संविधान सभा होनी चाहिए जो संविधान का निर्माण करे, ठीक है। इस मांग को 1934 में इन्होंने दिया था, ठीक है, 1934 में। 1935 के अंदर में कांग्रेस ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, कांग्रेस ने भी इसको बोला कि हाँ हम भी मानते हैं, कांग्रेस ने भी मांगा कि संविधान सभा होनी चाहिए, ठीक है। संविधान सभा की मांग कांग्रेस ने 1935 के अंदर में की, ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी लोग। MN रॉय ने
1934 में पहली बार संविधान सभा बनाने की बात की थी, ठीक है। कांग्रेस ने इसी बात को जो है 1935 के अंदर में माना। अब देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, ये याद रखना, आईएनसी, इन्होंने भी डिमांड की कि संविधान सभा बननी चाहिए। समझ गए आप लोग। अब क्या होता है, पहले तो अंग्रेज लोग मना कर रहे थे। जैसे आप किसी जो है लड़की के घर पे जाते हो, मतलब उसके पप्पा से उसका हाथ मांगने के लिए, तो एकदम से तो दे नहीं देते, वो पहले मना ही करते, फिर बाद में जो है फाइनली तैयार होते हैं, धीरे 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 करके, अगर आप काबिल हो, ठीक है। तो फाइनली जो है फ्रेंड्स क्या हुआ, अंग्रेज लोग भी तैयार हो गए, मतलब अपनी लड़की देने के लिए तैयार नहीं हो गए वो लोग, संविधान सभा बनाने के लिए तैयार हो गए, ठीक है। तो हमारे भारत के अंदर में कैबिनेट मिशन आया था, कैबिनेट, ठीक है, मिशन आया था आपका, कैबिनेट मिशन आया था मार्च 1946 के अंदर में। ये याद रखिएगा आप लोग प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। कैबिनेट मिशन भारत के अंदर में आया और इसने अनाउंस किया, कौन सी अनाउंसमेंट की, ठीक है, अनाउंसमेंट की कि भाई भारत के अंदर में संविधान सभा बनेगी, संविधान सभा बनेगी। संविधान सभा बनाने की घोषणा किसने की थी, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हुई थी, कैबिनेट मिशन, ठीक है। ये याद रखिएगा आप सभी के सभी लोग। 1901 लाइक्स हुए, 2900 बच्चे देख रहे हैं, मतलब यहाँ पर मैं जितने, सिर्फ 1900 बच्चे यहाँ पर मैं सीरियसली देख रहे हैं, जो पूरा योगदान दे रहे हैं। हर एक बच्चा अपना योगदान देगा तो मजा आएंगी यहाँ पर में, कि यार हर एक बच्चा, हर एक स्टूडेंट जो है अपना अपना योगदान दे रहा है। जल्दी जल्दी से सभी बच्चे जहां भी शेयर कर सकते शेयर करते रहेंगे यहाँ, ठीक है। तो मार्च 1946 में संविधान सभा का गठन, संविधान सभा की जो है इन्होंने सिफारिश कर दी। अब बात हुई यहाँ पर मैं आपकी कि भाई संविधान सभा बनेगी, भारत देश जो है आजाद भारत के लिए संविधान बनाया जाएगा। चुनाव हुए संविधान सभा के लिए, संविधान सभा के लिए चुनाव हुए। संविधान सभा का चुनाव कब हुआ, सभा का चुनाव, चुनाव जो है फ्रेंड्स ये याद रखना आप लोगों ने, जुलाई अगस्त, ठीक है, जुलाई टू अगस्त 1946 के अंदर में हुआ, जुलाई अगस्त 1946 के अंदर में। संविधान सभा का गठन कब हुआ, संविधान सभा का चुनाव हो गया, लोग चुन गए, ठीक है, संविधान सभा का गठन, ठीक है, गठन मतलब ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया, संविधान सभा का गठन हुआ 6 दिसंबर, ठीक है, 1946 को, ठीक है। और इसकी जो पहली बैठक थी संविधान सभा की, फर्स्ट बैठक, ठीक है, अगर ये पूछ लिया जाए संविधान सभा की पहली बैठक, फर्स्ट मीटिंग ये कब हुई थी, ये हुई थी 9 दिसंबर को 1946 के अंदर में। ये पूरी की पूरी कहानी है। देखो ये जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं ना, एक एक पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा लेक्चर ध्यान से देखेगा उसका फायदा होगा। इसी तरीके से हम लोग टीचिंग परीक्षा के जो ऐप है उसके अंदर में भी पढ़ने वाले, इससे भी ज्यादा डिटेल में और इससे भी ज्यादा मजेदार तरीके से एक एक पॉइंट पे क्वेश्चन कराऊंगा। चुनाव कब हुआ, गठन कब हुआ, मतलब जब हम ऐप में पढ़ते हैं तो ऐप के अंदर में टीचिंग परीक्षा के कोर्स के अंदर में हम लोग एक एक पॉइंट जो पढ़ाता है उसके ऊपर में क्वेश्चंस भी करते हैं हम लोग, ठीक है। उससे क्या होता है, आपको ज्यादा बेहतर तरीके से चीजें याद हो पाती है। ओके, तो आप लोगों ने जो है फ्रेंड्स इस पर भी ध्यान देना है, ठीक है, कि आप लोग क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते रहे इसके ऊपर। तो भाई गठन कब हुआ था संविधान सभा का, मतलब कि नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया कि अब संविधान सभा बैठेंगी, उसके 3 दिन बाद संविधान सभा की पहली बैठक करवा दी गई 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। चलिए, तो ये पूरा का पूरा था 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक संविधान सभा ने काम किया। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में भारत में राष्ट्रीय स्तर पर किस भाषा को सह राजभाषा का दर्जा दिया गया है, राजभाषा या आधिकारिक भाषा, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, इसको एसोसिएट, ठीक है, आप लोग आधिकारिक भाषा, ठीक है, अतिरिक्त आधिकारिक भाषा भी बोल सकते हो। DSSB-PRT 14 अक्टूबर 2018 में पूछा गया प्रश्न। मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन आया हुआ है, आप लोग देख सकते हो, हमारी टीम ने उसको खोजकर निकाल भी दिया है, आप लोग चेक भी कर सकते हो। 14 अक्टूबर 2018 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आपका आंसर होगा फ्रेंड्स इंग्लिश। देखिए सह बोला है ना यहाँ पर, में एसोसिएट बोला है, हिंदी तो ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब उसके साथ वाली इंग्लिश भी है, ठीक है, इंग्लिश भी है। तो ये याद रखना था आप लोगों ने। जितने बच्चों ने स्टार्टिंग से लेक्चर देखा है वो बच्चा इस क्वेश्चन को समझ गया होगा, इसीलिए कह रहा हूं आप लोगों से पूरा लेक्चर देखिएगा, देखिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन मिल सके। और इसी के साथ में आपसे कहना चाहूंगा कि जो बच्चा टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहता है, अभी भी मौका है, नीचे में नंबर चल रहा है, उस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिए, या टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर जाकर टीचिंग परीक्षा के 4.0 कोर्स, टीआरई 4.0 कोर्स के साथ में जुड़कर अपने सपनों को साकार करिए आप लोग, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन आप लोगों का, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को करना है और खुद से पढ़ेंगे आप लोग, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इसको आप लोग करें यहाँ पर मैं।
चलिए बहुत बढ़िया, अविका ने भी एक नारा दिया है, ठीक है, हम सब का यही है नारा, दानिश सर करो कल्याण हमारा। दानिश सर आपके साथ में है, ठीक है, टीचिंग परीक्षा पूरा परिवार आपके साथ में है, ठीक है। के एम शुक्रेता जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने मेहनत करनी है, अगर आप जो है मेहनत करने के लिए तैयार हो तो हम आपका पूरा साथ देने के लिए तैयार है। देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों से बोला, कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 26 नवंबर, ठीक है, यह आप लोगों का सही है। संविधान सभा जो है ऑफिशियली केम इनटू, ठीक है, मतलब संविधान जो ऑफिशियली जो लागू हुआ था इफेक्ट के अंदर में, वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था, ये भी सही है। बट आपसे क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा, ये याद रखना था आप लोगों ने, ठीक है। कितने बच्चों ने ध्यान दिया, ये देखने वाली बात है, ठीक है। ओके चलिए, तो आप लोगों का गलत वाला कथन पूछा गया था, ओके, गलत वाला कथन पूछा गया था, तो दोनों के दोनों जो है यहाँ पर में सही है आप लोगों के। जब सही दोनों के दोनों है तो आंसर होगा नाइदर वन नॉर टू। कितने लोगों ने डी आंसर लगा दिया, ठीक है। इनकरेक्ट आप लोगों से पूछा है यहाँ पर मैं आप लोगों का, संविधान संविधान को अडॉप्ट किया गया था आप लोगों का 26, अच्छा यहाँ पर मैं देखिए 1950 दिया है, यहाँ पर मैं आपका 1949 होना चाहिए था यहाँ पर में, तो ये वाला आप लोगों का गलत है, पहला वाला गलत है, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था ये, ठीक है, ये वाला आपका सही है। तो आंसर जो है आप लोगों का होगा, ठीक है, सही। आप लोगों से पूछा इनकरेक्ट कौन सा है, तो ओनली वन, पहला वाला, केवल केवल जो है वो पहला वाला इनकरेक्ट है, ठीक है, केवल पहला वाला इनकरेक्ट है। कितने बच्चों ने सही आंसर दिया था, ओनली वन आंसर होना चाहिए आप लोगों का, ए इज द आंसर, ओनली वन, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहां पर मैं 1950 लिखा हुआ है, ये याद रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। यहां क्या होना चाहिए था, 1949 होना चाहिए था, 1949 होना चाहिए था आप लोगों का, तो पहला वाला गलत है आप लोगों का, ठीक है, ओके। तो पहला वाला गलत है, पहला वाला गलत है, तो पहला वाला आंसर होगा आपका, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर, क्योंकि गलत वाला पूछा है आप लोगों से। कितने लोगों का सही हुआ है, हाथ ऊपर कर दिए जल्दी जल्दी से सभी लोग, ठीक है, सभी के सभी लोग जल्दी जल्दी से हाथ ऊपर कर देंगे। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज आप लोगों की जो 30 डे चैलेंज है, कितने लोग चैलेंज के अंदर में पार्टिसिपेट किए हैं, टीचिंग परीक्षा के 4.0 के पेड बैच के अंदर में 30 दिन का चैलेंज चल रहा है आप लोगों का। अगर आप लोगों ने जो है फ्रेंड चैलेंज में पार्टिसिपेट कर लिया, हाथ ऊपर करिए जल्दी जल्दी से, चैलेंज अगर आप लोग ले रहे हो। अब मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आपका आज का सेकंड डे था चैलेंज का, ये वो लोग हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, कंटिन्यूअसली आगे बढ़ते जा रहे हैं, धीरे 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 जो है और ज्यादा बेहतर होते जा रहे हैं। जो बच्चा अभी भी नहीं जुड़ा है, देखिए कहीं आप पीछे ना रह जाए, टीचिंग परीक्षा के बच्चे आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, पेड बैच के अंदर में, ठीक है। तो आशु राजपूत, ठीक है, रुखसार खातून, अक्षय यादव, मुस्कान कुमारी, आरती कुमारी, शुभम जायसवाल, ठीक है, सोनी, किशोर, अंकुर, नीलू, सुधीर, रॉकेट, रॉकी कुमार, सुधीर, रॉकी, ठीक है, शहबाज, कुणाल, श्वेता, रितु, अनीता, शशि, शाहरुख खान भी हमारे पास में, अमरीश कुमार, ए कुमार, मोहम्मद शाहजहां, पायल, इंजमामुल हसन, माला देवी, रवीना सिंह, आकृति मिश्रा, ठीक है, इन्होंने तो अपना पूरा ईमेल आईडी लिख दिया है मैडम ने, ठीक है, कुमारी बिंजू, अजीत कुमार, चंदन सिन्हा, श्वेता, सादिया, रिया, ठीक है, बुशरा, जीतू, रवि, मोहम्मद मंसूर, प्रीति, ईशा सिंह, ठीक है, ज्योति कुमारी, अविनाश कुमार, बिट्टू कुमार, अमजद, पवन कुमार, जय कृष्ण कुमार, ठीक है, जितिन, गुफराना, सदव, किरण, बीरेश, बीरेंद्र, ठीक है, ये वो लोग हैं जिन्होंने आज टॉप 50 के अंदर में हासिल किया रैंक। कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। और जो भी बच्चे कल ट्राई करिएगा, मैं आपको बता दूं एक चीज, कल के लिए, कल की जो टेस्ट होने वाली है ना 9 बजे, वो पहला डे नंबर 1 और डे नंबर 2 के एक्सप्लेनेशन पर होने वाली है। मैं हर वो एक अपॉर्चुनिटी आप लोगों को लिए प्रोवाइड करूंगा जिससे आप लोग जो है बेहतर परफॉर्म कर सके, ठीक है। कितने लोग एग्री करते हैं, हर एक चीज जहां पर मैं आप लोगों से मेहनत करवाई जा सके, आप लोगों को जो है दौड़ाया जा सके घोड़े की तरह, वहां पर मैं आप लोगों के लिए करने के लिए तैयार हूं। आप लोगों को कल की जो टेस्ट रहेंगी सुबह की, ठीक है, 9 बजे कल जो रहेंगी आपकी टेस्ट, वो रहेंगी आप लोगों की, दिन भर में आप कभी भी दे सकते हो वैसे, ठीक है, लेकिन 9 बजे दे दूंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए, टाइम बन जाएगा आपका। आपको बता दूं, पहला दिन और दूसरा दिन के जो एक्सप्लेनेशन पर बेस्ड रहेंगी, ताकि आप लोग पढ़कर आए, कल एक्सप्लेनेशन पढ़कर आए, पहला दिन का और दूसरे दिन का। कितने लोग मानते हैं कि ये सही स्ट्रेटेजी, हाथ ऊपर करके बताओ जल्दी जल्दी से, ठीक है, कितने लोग मानते हैं कि सही स्ट्रेटेजी है ये, इससे आप लोग जो है कम से कम पढ़कर आओगे, है ना। चलिए, तो जितने भी लोग हैं पढ़कर आइएगा कल। नाउ फ्रेंड देखिए, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है ये बताना है आप लोगों ने। 2461 लाइक्स हो चुके हैं, ठीक है, 2500 के बहुत पास हम लोग पहुंच चुके हैं। जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइक एंड शेयर करते रहेंगे सेशन को। फी कितनी है, बहुत कम है। सीमा परवीन जी, आप जो नंबर चल रहा है उस पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर दीजिए, कॉल या व्हाट्सएप, या टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन पर डायरेक्ट जाके भी आप लोग आप देख सकते हो, ठीक है।
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर में कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है, तो सबसे गहरी झील जो है वो है लेक बैकाल। ये आप लोगों ने याद रखना है, लेक बैकाल सबसे गहरी झील है पूरे दुनिया की। ठीक है, अच्छा ये कहां पर में है ये लेक बैकाल, आप लोगों का ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो लेक बैकाल आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स, ये आप लोगों को मिलेंगी रशिया के अंदर में। ठीक है, रशिया के अंदर में सबसे गहरी झील है ये। ओके, लेक बैकाल, इसकी गहराई जो है वो 1642 जो है मीटर के करीब है इसकी। ठीक है, झील के मामले में बात कर रहे हैं। ओके, लेक बैकाल सबसे गहरी झील है। ओके, चलिए नाउ फ्रेंड्स, आप लोग देखिए यहाँ पर में ये रशिया के अंदर में मिलेंगे आप लोगों को लेक बैकाल। ओके, यहाँ पर में सबसे गहरी झील है। इसके बारे में दो तीन चीजें और है, अगर आप लोग यहाँ पर में जानना चाहते हो तो मेरे को हाथ ऊपर करके बताइए कि जी सर बता दीजिए, मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, दो तीन चीजें और है, अगर आप लोग जानना चाहो तो मैं बता सकता हूँ आप लोगों को। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों से बोले कि दुनिया की सबसे बड़ी जो है फ्रेश वाटर झील कौन सी है, सबसे बड़ी, ठीक है, मीठे पानी की झील कौन सी है, तो आप लोग आंसर क्या करोगे? आप लोग वहां पर मैं पूछोगे कि कौन से पैमाने के ऊपर में पूछा जा रहा है, पैमाना क्या एरिया वाइज पूछा जा रहा है, क्षेत्रफल के आधार पर, या फिर वॉल्यूम के आधार पर पूछा जा रहा है, आप वहां पर मैं ये क्वेश्चन करोगे। ठीक है, तो फ्रेश वाटर लेक, ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए ताकि आप लोग इस क्वेश्चन को हमेशा के लिए याद कर ले, फ्रेश वाटर लेक। ठीक है, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, मीठे पानी की झील कौन सी है, तो आप पूछोगे कि सर एरिया के हिसाब से पूछ रहे हो, मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है, क्षेत्रफल, या फिर आप वॉल्यूम मतलब आयतन के हिसाब से पूछ रहे हो, वॉल्यूम मतलब आयतन, आयतन मतलब कितना पानी है उसके अंदर में, उसके हिसाब से पूछ रहे हो। तो अगर सरफेस एरिया के हिसाब से पूछा जाए आप लोगों से, तो आप लोगों का जो आंसर है वो हो जाएगा आप लोगों का लेक सुपेरियर, लेक सुपेरियर जो नॉर्थ अमेरिका के अंदर में, लेक सुपेरियर। ठीक है, लेक सुपेरियर आंसर हो जाएगा आप लोगों का। लेकिन अगर आप लोगों से वॉल्यूम के हिसाब से पूछा जाए कि पानी सबसे ज्यादा मीठा पानी कौन से झील में है, तो वो आंसर हो जाएगा लेक बैकाल, लेक बैकाल। तो लेक बैकाल सबसे गहरी झील होने के साथ में वॉल्यूम के हिसाब से सबसे ज्यादा पानी कैरी करने वाली भी झील है आपकी। ठीक है, तो ये भी आप लोगों का क्लियर हो गया। देखिए आप लोग, है ना, चलिए क्या बात है, बहुत बढ़िया। अशोक कुमार ओझा जी ने भी यहाँ पर में बनाया, जिसके मन में टीचिंग टीचर बनने की इच्छा वो जुड़ेगा। ठीक है, खाली टीचिंग परीक्षा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड, तो लेक सुपेरियर और लेक बैकाल आप लोगों ने यहाँ पर में आंसर कर दिया है। सर्वाधिक गहरी झील, अच्छा लेक बैकाल कौन से देश के अंदर में, अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से तो आप लोगों का आंसर क्या होगा, लेक बैकाल कौन से देश के अंदर में? लेक बैकाल जो है फ्रेंड्स रशिया के अंदर में, ये भी याद रख लीजिए आप सभी के सभी लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछे जा सकते हैं आप लोगों से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ने से पहले मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं कि लार्जेस्ट जो है, अगर आप लोगों से, ठीक है, लेक बोला जाए एरिया के हिसाब से, ठीक है, आप लोगों की, तो आप लोगों ने याद रखना है कि सबसे बड़ी जो झील है, ठीक है, वो है आप लोगों की कैस्पियन सी। ठीक है, आप लोगों का, लेकिन ये आप लोगों की मीठे पानी की झील नहीं है ना, कैस्पियन सी जो है आप लोगों का ये सबसे बड़ी झील है, चाहे वो आप लोगों का वॉल्यूम हो, चाहे वो आप लोगों का जो है सरफेस एरिया हो। कैस्पियन सी, कैस्पियन सागर जो है आप लोगों का वो सबसे बड़ी झील है, बट वो सॉल्ट वाटर लेक है, सॉल्टी है, सॉल्टी है। ठीक है, खारे पानी की झील है कैस्पियन सी। ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। बात हो रही थी मीठे पानी की, इसी वजह से मीठे पानी की जब बात आएंगी तो लेक सुपेरियर एरिया के हिसाब से, लेक बैकाल वॉल्यूम के हिसाब से। लेकिन जब बात आ जाए आप लोगों की केवल झील, ठीक है, मतलब ओनली, ठीक है, लेक पोले की सबसे बड़ा लेक कौन सा है, ठीक है, पूरे दुनिया का, तो आप लोगों ने कैस्पियन सी लगा देना है। कैस्पियन सी जो है ये आप लोगों का एरिया के हिसाब से भी है सबसे बड़ी झील, ठीक है, और वॉल्यूम के हिसाब से भी, मतलब आयतन के हिसाब से भी। लेकिन कैस्पियन सी जो है ये याद रखना आप लोगों ने, सॉल्टी है, मीठे पानी की नहीं है। ठीक है, तो ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके, तो देखिए आप लोगों को एक क्वेश्चन हम लोगों ने लिया था कि सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है, और हमने इसका पूरा का पूरा पोस्टमार्टम कर डाला है अभी के अभी में। ठीक है, जो जो चीजें आप लोगों से बन सकती थी वो सारी की सारी चीजें हम लोगों ने कर ली है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय वॉल्यूम अगर आपसे बोला जाए तो वो आप लोगों का लेक बैकाल होगा, ये आपको याद रखना ही रखना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यूपीपीसीएस सिविल सर्विसेज, एसएससी जीडी, एसएससी जीडी आप लोगों का जो है फ्रेंड्स क्वेश्चन के अंदर में, ठीक है, डी ट्रिपल एस बी पीजीटी इंग्लिश का फीमेल जनरल सेक्शन जो था उसके अंदर में आपका बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है,
जितने भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं टीचिंग परीक्षा के साथ में, मैं आपको बता दूं कि जल्दी से जल्दी जुड़कर आप लोग अपने सपने पूरे कर सकते हो टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन के साथ में। ठीक है, जो नहीं जुड़ा है वो बाद में ऐसा ना हो कि वो पछताए कि काश उस समय में जो है वो जुड़ गया होता तो ज्यादा अच्छा रहता। कोई ना जाओ कहीं पे, सिलेक्शन होगा ही से, मतलब यही से। ठीक है, सलमा बेगम जी ने लिखा है हैशटैग टीचिंग परीक्षा, क्या बात है। देखिए फ्रेंड्स, दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे गहरी झील कौन सी है? तो सबसे पुरानी और सबसे गहरी झील लेक बैकाल है। ठीक है, लेक बैकाल। ओके, वो एक शेर था फ्रेंड्स, आप लोगों को मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया हुआ था, काफी लंबा समय हो गया सुनाया नहीं आप लोगों को, काफी नए बच्चे भी जुड़े हुए होंगे, उनको बता दूं कि अगर आप लोगों को मान लो किसी की तारीफ करनी है तो आप उसको बोल देना कि तुम्हारी जो आंखें है वो बैकाल झील की तरह है। ठीक है, बैकाल आंखें है तुम्हारी। पहले तो वो नाराज हो जाएंगी, बैकाल थोड़ा सा शब्द अच्छा नहीं लगता सुनने में, फिर उसको समझाना कि दानिश सर की क्लास देखो करके, उसको मतलब दानिश सर की क्लास दिखाना उसको। ठीक है, आप ये वाला शेर भी उसको बोल सकते हो कि ना मैं पर्वत, ना मैं पर्वत की ऊंचाई से डरता हूँ, ना मैं शजर, ना मैं शाखों की लंबाई से डरता हूँ, समंदर पार करना तो चुटकियों का काम है, पर तेरी झील सी आंखों की गहराई से डरता हूँ। तो तेरी झील सी आंखों की गहराई से, तो सबसे गहरी लेक कौन सी है? बैकाल लेक है। तो बैकाल लेक जैसी तेरी आंखें है, सब बोल देना उसको। ठीक है, खुश हो जाएंगे, अगर पढ़ी लिखी होंगी तो खुश हो जाएंगे। ठीक है, क्लास देख रही होंगी दानी सर की। ठीक है, चलिए आज ये फ्रेंड्स, लेक बैकाल जो है सबसे गहरी। चलिए, आई होप अब आप लोगों को आगे होगा फ्रेंड्स यहाँ पर में। ठीक है, जल्दी जल्दी से बता दीजिए आप लोग। जी, अब बताइए आप लोग यहाँ पर मैं आंसर क्या होगा। लेक सुपीरियर जो है वो कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर में? लेक सुपीरियर जो है फ्रेंड्स, ये आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, कहां पर में? आंसर करिए जल्दी जल्दी से सभी के सभी। ठीक है, ये आंसर होगा नन ऑफ दी अबो। क्यों नन ऑफ दी अबो होगा ये भी बता दो मुझे आप लोग। नन ऑफ दी अबो क्यों होगा? नन ऑफ दी अबो इसीलिए होगा फ्रेंड्स क्योंकि लेक सुपीरियर, अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो ये नॉर्थ अमेरिका के अंदर में है। नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका में। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की प्रबल संभावना। एक बार दबा के सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो, और जहां भी शेयर कर सकते हो जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे सभी के सभी बच्चे। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स अब देखिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग जो है फ्रेंड्स बहुत ध्यान से देखिए आप लोग इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के अंदर में काफी सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, बट मैं आज आप लोगों को जो है इसका पूरा का पूरा कंफ्यूजन ही दूर कर देता हूं आप लोगों का। ठीक है, ध्यान से समझिएगा आप लोग। इसमें क्या बोला है? विश्व वृत्तीय व्यास ध्रुवीय व्यास से कितना अधिक है? ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है मान लीजिए। ठीक है, हमारी पृथ्वी जो है इसका शेप को जियोइड कहा जाता है, जियोइड। ठीक है, भू आभ, भू आभ शेप की हमारी पृथ्वी। हमारे पृथ्वी के शेप का नाम क्या है? जल्दी पहले आप लिखो भू आभ, जियोइड। क्यों सर अलग सा ऐसा नाम क्यों दिया, भू आब या जियोइड नाम क्यों दिया? क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है ये पोल के पास में चपटी है, पोल के पास में चपटी है, और यहां बीच में से थोड़ी सी उभरी हुई है। मतलब विश्ववृत्तीय व्यास जो है आपका, जो इक्वेटोरियल जो है आपका रीजन, वहां पर में ये थोड़ी उभरी हुई है, ये थोड़ी सी ज्यादा है। और जो ये आपका ये वाला जो आपका डिस्टेंस होगा दो पोल्स के बीच में, ठीक है, ये थोड़ा सा कम है, हल्का सा। तो कितना कम है, कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच में, कितना है? ठीक है, अगर परफेक्टली स्क्वायर होती तो पूरा का पूरा गोला गोला होना चाहिए था, फुटबॉल जैसा। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा आप लोगों का, कि कितना ज्यादा है? ठीक है, तो विश्ववृत्तीय व्यास ध्रुवीय व्यास से कितना अधिक है, जिसके वजह से हमारा पोल के पास थोड़ा चपटा है हम बोलते हैं, और बीच में से उभरी हुई है, वो आप शेप इसीलिए नाम दिया गया उसका। ठीक है, तो देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों का इस पर्टिकुलर पॉइंट की, तो विश्ववृत्तीय व्यास जो है आप लोगों का है 12,756। ठीक है, 12,756। ठीक है, ओके। और वहां पर में अगर हम लोग बात करेंगे आपका ध्रुवीय व्यास की कितना हो जाता है, मतलब ध्रुवीय जो आपका डायमीटर है वो आप लोगों को हो जाएगा 12,713। ठीक है, 12,713। अब आप लोग कैलकुलेट करो कि कितना आ रहा है जल्दी से। ठीक है, यहां पर में आप लोगों का आंसर आएगा। ठीक है, बताओ, माइनस करो, डिफरेंस कितना है दोनों में जल्दी से। और ये क्वेश्चन रिपीट होगा, याद रखिएगा आप सभी के सभी लोग। और जितने भी बच्चे हैं जो डी ट्रिपल एस बी के अंदर में, केवीएस के अंदर में भी पढ़ाई कर रहे हैं, वो लोग टीचिंग परीक्षा के साथ में उसमें भी जुड़ सकते हैं। 100 डेज चैलेंज वहां पर में भी आप लोगों का चल रहा है। ठीक है जी,
तो आपका किलोमीटर में पूछा है, तो आप लोगों को डायरेक्टली जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में तो 0 हो गया, यहाँ पर में आप लोगों का 43 बच जाएगा। तो 43 किलोमीटर, तो 43 किलोमीटर का डिफरेंस है दोनों के बीच में। प्लीज इस पॉइंट को ध्यान से समझिए आप लोग। विश्ववृत्तीय व्यास और ध्रुवीय व्यास में कितना अंतर है, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम के अंदर में ये क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना बनती है। ठीक है, चलिए सेशन को लाइक करते रहेंगे फ्रेंड्स, अगर आप लोग चाहते हो कि ऐसे ही और भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाता रहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं, आप लोगों के लिए मैंने यहाँ लिख भी दिया है ताकि आप लोग इसको ध्यान से समझ सके। देखिए फ्रेंड्स, अब एक पॉइंट यहाँ पर मैं प्लीज ध्यान से समझिएगा आप लोगों के लिए। 43 किलोमीटर, ठीक है, ये तो हो गया, लेकिन अगर आप लोगों से मील में पूछ लिया जाए कभी, क्योंकि आपको पता है ये पीपीटी जो भी मैं यूट्यूब के ऊपर में भी पढ़ाता हूँ, वो सारी की सारी पीपीटीज आप लोगों की टीचिंग परीक्षा के 4.0 के पेड बैच में उपलब्ध हो जाती है आप लोगों को, ताकि आप लोग वहां पर में रिवाइज कर सके। तो जो बच्चे पेड बैच में नहीं जुड़े अभी तक, वो लोग जुड़ सकते हैं ताकि आप लोग बार बार रिवाइज कर सके। तो मैंने यहाँ लिख भी दिया है ताकि आपको याद रहे, आप लोग जब रिवाइज करो तो 27 मील। अगर डिफरेंस किलोमीटर में पूछा गया तो किलोमीटर में आप लोग शायद आपको याद भी हो गया होगा, कैलकुलेट भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपको मील में पूछ लिया जाए, माइल्स के अंदर में, तो इसको ये हो गया आपका किलोमीटर्स में। लेकिन अगर आपका यही माइल्स में पूछ लिया जाए तो ये भी प्लीज याद रख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, 27 माइल्स का डिफरेंस है, ठीक है, माइल्स में। तो मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया ताकि आप लोग पीपीटी के अंदर में जब रिवाइज करें तब आप लोगों को याद रहे चीजें। और जो बच्चा जुड़ना चाहता है टीचिंग परीक्षा के साथ में, नीचे में नंबर चल रहा है 7611101101, 969744, कॉल कर लीजिएगा। अगर कॉल ना लगे तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि टीम आप लोगों से कनेक्ट कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के बीच में विवाद का निपटारा किसने किया था, मतलब मांडवली किसने किया था बीच में आके। ठीक है, एक्चुअली क्या हुआ 1918 में जो है एक प्रॉब्लम हो गई अहमदाबाद के अंदर में। अहमदाबाद के अंदर में जो मिल मजदूर थे, कॉटन मिल मजदूर, ठीक है, उन लोगों का प्लेग जो बोनस था वो खत्म कर दिया गया। ठीक है, उनको 1917 में जब प्लेग आया था तो बोनस दिया गया, वो प्लेग बोनस बंद हो गया। अब क्या हुआ कि जो है उनकी वेतन वृद्धि और समय जो था उन लोगों का, वो सारी की सारी चीजें थी, प्लस वहां पर में हाइजीनिक कंडीशन नहीं थी, पीने का पानी तक अवेलेबल नहीं होता था, वॉशरूम तक नहीं होते थे उन मिल के अंदर में, वॉशरूम नहीं थे, पीने का पानी अवेलेबल नहीं था। ठीक है, और जो कंडीशन होती थी बहुत अनहाइजेनिक होती थी, कई सारे लोग जो है वो गंदगी के कारण वहां पर में दम तोड़ देते थे मजदूर लोग। तो उस बीच में उन सारी चीजों को ठीक करवाने के लिए मिल मजदूर और मिल ओनर के बीच में जो है वो विवाद चल रहा था, तो उसमें बीच बचाव में आए थे गांधी जी। गांधी जी ने यहाँ पर में आमरण अनशन किया था, गांधी जी का पहला अनशन, ठीक है, अनशन था जो जिसको आप लोग भूख हड़ताल बोलते हो। ठीक है, भूख हड़ताल, ठीक है, भूख हड़ताल गांधी जी की यहीं पे थी, ये याद रखना आप लोगों ने। गांधी जी ने भारत के अंदर में पहली भूख हड़ताल कहां पर में की थी, तो अहमदाबाद मिल आंदोलन के दौरान की थी, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, महात्मा गांधी ने, तो गांधी जी ने बीच बचाव किया था यहाँ पर में, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, जिसके बाद में जो है उनकी वर्किंग कंडीशन में सुधार हुआ, 35% जो है वेज हाइक हुआ। गांधी जी का पहला सत्याग्रह या पहली हंगर स्ट्राइक जो थी भारत के अंदर में, वो यहीं पे हुई थी। ठीक है, कैमूर वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है, ये बताइए आप लोग, देखते कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। 4000 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर मैं देख रहे हैं, 3000 प्लस लाइक्स हो चुके हैं। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे और जहां शेयर कर सकते शेयर भी कर देंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए सभी लोग। देखिए, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की आप लोगों की कि कैमूर वन्य जीव अभयारण्य आप लोगों का कैमूर के अंदर में तो है ही, बस इसका छोटा सा हिस्सा जो है फ्रेंड्स रोहतास के अंदर में भी फैला हुआ है। अगर रोहतास ना हो ऑप्शन के अंदर में तब आप अकेला कैमूर लगाओगे, बट कैमूर वन्य जीव अभयारण्य का कुछ हिस्सा जो है वो आपका रोहतास में भी है। जितने भी टीचिंग परीक्षा के पेड स्टूडेंट है उन लोगों को हमने जो है एक मैप प्रोवाइड किया, एचडी मैप, ठीक है, हाई क्वालिटी मैप्स आपको प्रोवाइड किया है। उसके अंदर में अगर आप लोग देखोगे, ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोग देखिए कि आपका कैमूर है जिसको भभुआ भी आप लोग बोलते हो, और ये है रोहतास। ओके, तो आप लोगों के लिए इसको अब यहाँ पर में समझना थोड़ा आसान हो जाएगा कि कैमूर वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है, भभुआ कैमूर में और कुछ हिस्सा इसका रोहतास के अंदर में भी है। इसी वजह से टीचिंग परीक्षा कोर्स जो है आप लोगों का ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपके टॉप करने का, आपके सिलेक्शन का, आगे बढ़ने का। क्योंकि इस तरीके से आप लोगों को जो है फ्रेंड्स हम लोगों ने हर वो संभव कोशिश की है जो आप लोगों को आगे बढ़ाएंगी। तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो आगे बढ़ने वाले बच्चे हैं, वो यहाँ पर में ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, जल्दी से, ताकि आप लोग किसी से भी पीछे ना रह जाए। तो राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभयारण्य पक्षी अभयारण्य की पूरी आप लोगों को टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन के अंदर में एचडी में और इसके ऊपर में बेस्ड क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर दिए। सबसे बेस्ट पार्ट, इमेज और उसके ऊपर में बेस्ड क्वेश्चन भी आपको दिया गया है, क्वेश्चंस भी दिए गए। 1937 में बिहार में पहला भारतीय मंत्रालय किसके नेतृत्व में अस्तित्व में आया था, 63वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है। केवल 10 सेकंड दूंगा इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों को, ठीक है, केवल 10 सेकंड के अंदर में।
ठीक है 3099 लाइक्स हो चुके, 1 लाइक दूर है 3100 से। ठीक है ठीक है सुमन फॉर शॉर्ट जी, आप जो है वो एक बार नंबर के ऊपर में कॉल कर दीजिए, टीम आपकी बिल्कुल मदद कर देंगी जी। तो मोहम्मद यूनुस जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने। लेकिन सबसे ज्यादा सीट किसकी आई थी ये भी मेरे को कमेंट करके बताइए आप लोग। ठीक है बिहार के अंदर में 1937 के चुनाव के अंदर में सबसे ज्यादा सीटें कौन सी जो है पार्टी थी उसकी आई थी, ये बताइए। ओके तो देखिए फ्रेंड्स, जो पहले चीफ मिनिस्टर या पहले प्रीमियर जो बने थे या प्राइम मिनिस्टर बने थे वो मोहम्मद यूनुस थे, लेकिन सबसे ज्यादा सीट आई थी वो कांग्रेस की आई थी। ठीक है इंडियन नेशनल कांग्रेस की सीट आई थी, ये भी याद रखना है। दूसरे नंबर पे फिर जो बने वो श्री कृष्ण सिंह बने थे। ठीक है वो दूसरे नंबर पे बने। कांग्रेस की सबसे ज्यादा सीटें आई थी 98 सीट्स। ठीक है पेड क्लास के अंदर मैंने पूरा का पूरा पढ़ाया है आप लोगों को, और आगे में भी मैं आप लोगों को जो है पूरा का पूरा इस तरीके से करवाने वाला हूँ, डोंट वरी। ठीक है चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। किसने सबसे बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के जारी किए? 64वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है। ठीक है भारत के अंदर में सोने के सिक्के बड़े पैमाने पर जारी करने का श्रेय किसको दिया जाता है? पुष्यमित्र शुंग, मेनेंडर, विमा काडफिसेस, गौतमीपुत्र सतकर्णी या मोर देन वन ऑफ दी अबव? देखिए विमा काडफिसेस जो है ये तुम्हारे चचा का लड़का, ठीक है ये आपका कुषाण वंश का राजा था, कुषाण। ठीक है कुषाण वंश का राजा था विमा काडफिसेस। ठीक है इसने क्या किया था फ्रेंड्स, सोने के सिक्के बड़े पैमाने के ऊपर में जारी किए। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, सोने के सिक्के। अदरवाइज भारत के अंदर में सोने के सिक्के का इतना चलन नहीं था। ठीक है विमा काडफिसेस से पहले। ठीक है तो विमा काडफिसेस कुषाण वंश का राजा था, और बहुत सारे सोने के सिक्के जो है फ्रेंड्स इनके समय में, कुषाण वंश के समय के हमारे को उत्तर भारत में मिलते हैं। ठीक है जो गोल्ड कॉइन्स थे फ्रेंड्स उनको गोल्ड दिनार या सुवर्णास कहा जाता था। रोमन डिनेरियस, रोमन रोमन समय काल के अंदर में जो सोने के सिक्के थे उनको डिनेरियस बोलते थे। तो उन्हीं के नाम पर हमारे भारत के अंदर में भी कई बार सोने के सिक्के को दिनार बोल दिया जाता था, ये याद रखना है आप लोगों ने। द रिंग ऑफ फायर सामान्यतः कहाँ पाई जाती है? रिंग ऑफ फायर जल्दी बता देंगे आप लोग। रिंग ऑफ फायर जो है फ्रेंड्स ये बेसिकली जो ज्वालामुखी है उन लोगों का पूरा एक बोल सकते हो एक चेन है उनकी। ठीक है एक संकल है, तो ये पूरा रिंग के आकार की दिखाई देती है। तो ये आप लोगों को मिलेंगी प्रशांत महासागर के अंदर में। प्रशांत महासागर जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है और सबसे गहरा बिंदु पूरे दुनिया का सबसे गहरा पॉइंट महासागर के अंदर में मारियाना ट्रेंच। ठीक है वो भी आप लोगों को यहीं पे मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हम लोग। हमारे आपको बताना है भूतापी ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा का संसाधन है? जियो थर्मल एनर्जी। देखिए फ्रेंड्स जियो थर्मल, ठीक है जियो का मतलब है हमारी पृथ्वी और थर्मल मतलब हीट। ठीक है तो पृथ्वी की जो हीट है, पृथ्वी की जो ऊष्मा है, वो वाली एनर्जी की बात यहां पर में हो रही है। तो जियोथर्मल एनर्जी जो है आप लोगों की कौन से प्रकार की ऊर्जा है? क्या आप जियोथर्मल एनर्जी को खत्म कर सकते हो? ठीक है मतलब कि इतना पृथ्वी से पानी आप लोगों ने गर्म कर लिया पृथ्वी के अंदर में। ठीक है पृथ्वी के अंदर की जो गर्मी है, अंदर में जो पूरा गर्म है, ठीक है क्या आप उसको गर्म खत्म कर सकते हो क्या? नहीं। ठीक है आप कितना भी कर लो, ठीक है वो नहीं हो पाएगा आप लोगों से। ठीक है तो भूतापीय ऊर्जा आप लोगों की रिन्यूएबल है, तो नॉन रिन्यूएबल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता इसका। ठीक है उसके बाद में जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में ये कन्वेंशनल है कि नॉन कन्वेंशनल है? कन्वेंशनल का मतलब होता है जिसको बहुत लंबे समय से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और नॉन कन्वेंशनल या गैर परंपरागत का मतलब होता है जिसको अभी अभी हम लोगों ने खोज जो है इस्तेमाल करना स्टार्ट किया है। बहुत लंबे समय से हम इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत परंपरागत तरीके से इस्तेमाल करते आ रहे हैं हम लोग, कुछ 100 साल या कुछ दशकों से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये नॉन कन्वेंशनल है और रिन्यूएबल है, गैर परंपरागत। ठीक है पहले इसका इस्तेमाल नहीं होता था ना आप लोगों का कि भाई जमीन के अंदर में जो है वो आप 2 किलोमीटर गहरा गड्ढा खोदो। 2 किलोमीटर गहरा गड्ढा खोद ही नहीं पाते थे पहले के जमाने के लोग। ठीक है इतने संसाधन ही नहीं थे। ठीक है तो नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स है, ये प्लीज याद रखिएगा आप लोग। भूतापीय ऊर्जा पहली बात तो नॉन कन्वेंशनल है, गैर परंपरागत है। ठीक है अभी अभी कुछ दशक पहले से ही इसका इस्तेमाल शुरू हुआ है, और रिन्यूएबल है, मतलब आप इसको कभी खत्म नहीं कर सकते। ठीक है ये कभी पृथ्वी के अंदर की जो हीट है वो कभी खत्म नहीं होने वाली है। ओके पूरा एनसीईआरटी के अंदर में बेस्ड जो था आप लोगों को उसके आधार पर आप लोगों को बताया है मैंने। इसी के साथ में मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आप लोगों का जितने भी बच्चे जो लोग जुड़ना चाहते हैं टीचिंग परीक्षा के साथ में, ठीक है 7611101101 इस नंबर पे, या 9697888844 इस नंबर पे कॉल कर लीजिए या व्हाट्सएप कर लीजिए। अगर कॉल ना लगे तो व्हाट्सएप कर लीजिएगा, आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, टीम आपकी मदद कर देंगी। और जितना जल्दी आप लोग जुड़ोगे उतना ज्यादा लंबा समय तक आपके पास में कोर्स रहेगा। या फिर सिंपल सा तरीका आप लोगों का कि आप जो है टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर जाकर भी इसको कर सकते हो। साथ ही साथ मैं आपको एक और तरीका भी बता देता हूँ, ठीक है जिस तरीके से आप लोग कर सकते हो। नीचे में आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है आप ये वीडियो देख रहे हो मान लीजिए, तो आप इस वीडियो के नीचे में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिखेंगी टू बाय बीपीएससी टीआरई 4.0 कोर्स। ठीक है आप इस डिस्क्रिप्शन में देखोगे, वहां पर मैं आपको एक लिंक दिखेंगी। उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे, लिंक पर क्लिक करते ही आप लोगों के सामने एक पेज खुलकर आ जाएगा।
ये पेज जैसे ही खुलेगा, यहाँ पर में सारे के सारे कोर्सेज दिए गए आपकी कि कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है टीचिंग परीक्षा के, बीपीएससी टीआरई के। ऐसा ही आप केवीएस और डीटीपीएसबी के कोर्सेज भी टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन पर जाकर देख सकते हो। जो भी कोर्स चाहिए आपने उस पर क्लिक किया, ठीक है, उसका पेज खुल जाएगा। उस पेज के ऊपर में जाकर आपको बाय नाउ के ऊपर में क्लिक करना है। जैसे ही आपने बाय नाउ पे क्लिक किया, 4 डिटेल्स भरनी है आपने केवल, ठीक है, ये 4 डिटेल्स भरेंगे आप लोग, 30 सेकंड के अंदर में आपका हो जाएगा भर के। उसके बाद में बाय नाउ के ऊपर में क्लिक करोगे, आप पेमेंट गेटवे पे जाओगे, ठीक है। पेमेंट गेटवे के ऊपर में जाने के बाद में आपकी पेमेंट आप लोग करोगे, जिस भी तरीके से करना है, यूपीआई के थ्रू, कार्ड के थ्रू, जैसे भी आपने करना है वैसे आप कर दोगे। जैसे ही आपने पेमेंट की, ठीक है, पेमेंट जैसे ही सक्सेसफुल होगी, वैसे ही आपके अकाउंट के अंदर में, आपके ऐप में कोर्स ऐड हो चुका होगा। इतना आसान है ये, इतना ज्यादा आसान, ठीक है। तो आप सभी लोग जुड़ सकते हैं और इतना कम प्राइस है कि आपके सिलेक्शन होने के बाद में आप इससे कई, ठीक है, जो है कोर्स खरीद सकते हो आप। ओके, इतना इतना सस्ता है। तो आप लोगों का ये एक इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, ताकि आप सिलेक्शन होने के बाद में जो है ज्यादा बेहतर जो है जिंदगी से ज्यादा जी सके। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। अभी कुलदीप सर की क्लास है, आई थिंक कुलदीप सर जो है यहाँ पर रेडी हो चुके हैं, तो कुलदीप सर की क्लास में आप लोग जा सकते हो अभी। और जो बच्चे टीचिंग परीक्षा का कोर्स लेना चाहते हैं वो लोग नंबर पे कॉल वगैरह भी कर सकते हैं। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।